तो चलिए पहले इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अभी तक इस वीडियो को अपने लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। वकालत कैसे सीखी, कहाँ सीखी और किस तरह से वकालत करो। अगर ये लोग वकालत कर रहे हैं तो सोचिए कितना खतरनाक है दलितों के लिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के लिए, जो वंचित तबका है खास तौर पर उनके लिए। और हमने आज ये भी देखा ना, उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र हुआ कि जो ठेले वाले लोग हैं उल्टा सर पे खड़ा करवा दिया जा रहा है। ये मतलब ये कानून व्यवस्था है क्या? कानून में कहाँ ऐसा प्रावधान है कि आप सर के बल खड़ा करवा दे? तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी दलित की छाया, किसी शूद्र की छाया किसी को छू जाए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। उस तरह की सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। पर आहत हम इस बात से ज्यादा हैं कि सिस्टमैटिक तौर पे जो हो रहा है उसको सत्ता का भी किसी तरीके से समर्थन है और खुलकर है। आप खुद देखिए कि जो व्यक्ति सीजीआई, मतलब आप सोचिए ना कि देश में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति 3 लोग अगर कोई होते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार, मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गए और वो तर्कशील बातें कर रहे हैं। इतना दुख हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है, ये लोग खुलकर ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं। चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना हो और जूता फेंकने को जस्टिफाई भी करना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में जिसमें हमारे खिलाफ, मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है। पर कभी आपने देखा क्या कोई पछड़ा या पिछड़ा, दलित, पासमानदा कोई जूता चलाया हो? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में। उसको समर्थन भी मिला हो, ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का समर्थन है। सामाजिक न्याय के जितने भी अगुवा रहे हैं, लगातार बाबा साहेब से हम शुरू किया हमने, लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भी इस पूरी चुनावी यात्रा में जो कुछ चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ पर आकर रुकती है, उनके जंगल राज पर। उन्होंने क्या कुछ किया इस पर तमाम और लोग, जैसे उनकी वीडियो की भी बात हुई, जो रील वायरल हो रही है उन पर भी बात हुई, लेकिन उसके अलावा जो पेश किया जा रहा है जंगल राज को जिस तरीके से, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? लालू जी राजनीति की धुरी है बिहार में सामाजिक न्याय की, चाहे वो सांप्रदायिकता से लड़ना हो या सामाजिक न्याय स्थापित करना। कोई एक नाम जो गूंजता है बिहार की फिजाओं में तो वो लालू जी हैं। और जैसा किताब में भी कई नाम ऐसे छूट गए, जैसे जगदेव बाबू का नाम। अरे तो ये बिहार जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर का बिहार है या लालू जी का बिहार है? अशोक की धरती है बिहार। और वहां पर आप लालू जी के शासनकाल को जंगल राज बोलेंगे तो पिछड़ा, वंचित अब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो हंसता है आपके ऊपर और वो देखता है कि ये कौन लोग हैं जो जंगल राज बोल रहे हैं। क्योंकि कोई जंगल राज बोल रहा है तो इसके पीछे एक वजह होती है, शायद उसके लिए जंगल राज रहा हो सकता है। जंगल राज का मतलब, हम तो खैर इस शब्द को खूबसूरत मानते हैं। जंगल राज मतलब आदिवासियों का राज, पिछड़ों वंचितों का राज, शूद्रों का राज, उनका राज है ये। और लालू जी ने सिर्फ, कहते हैं ना कि सिर्फ पॉलिसी से बदलाव, सिर्फ कहा नहीं, पॉलिसी से बदलाव किया है। चाहे वो पीरियड लीव देना हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े छात्रों को, अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप 1 रुपए डेली स्कूल देना हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते थे वो लालू जी के समय में घट करके 11% पे आ गए और आज वो 41% है बिहार में। मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास हैं। आप सोच लीजिए, पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं, मतलब 98,000 लोग ही हैं जो पीएचडी कर पा रहे हैं, डॉक्टरेट तक नहीं कर पा रहे हैं, एमए जो किए हुए हैं। मतलब बहुत विभत्स स्थिति है बिहार की। और वो थोड़ा क्या मैं कहूंगी कि एक शिफ्ट हमने देखा लालू जी के शासनकाल में। कई वीडियोस, जैसा आपने बताया अभी, कई वीडियोस ऐसे हैं जो पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो ऐसा होता था, चप्पल खोले और खोल करके चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। पर लालू जी का शासनकाल आया और वो बदलाव, वो चप्पल पहन करके जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। और बिहार में जब भी आप जंगल राज जो भी बोलेगा, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ वो राज हमारे लिए स्वर्णिम राज। लेकिन जो कानूनी सिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, आईआरसीटीसी वाला मामला भी हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार को नापने की कोशिश की जा रही है। 14 और लोग हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इससे कैसे निपटेंगे? और उसके अलावा वोट चोरी का जो आप लोगों ने लगातार मुहिम छेड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी आपको? बिहार में चुनाव डिक्लेयर होता है, यहाँ कोर्ट की कब बुलावा आ जाता है। और वहीं मुझे याद है 18 सितंबर को अमित शाह भी बिहार आए थे, बेगूसराय में आके बोले कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। वहां बोला था। और फिर एक और इंटरेस्टिंग डेट पड़ती है, 11 तारीख को सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को ही डेट पड़ा है, अगला डेट। पर मुझे जहां तक लगता है ये कि जितना ये परेशान करेंगे
उतना बिहार की जनता एकजुट होगी, क्योंकि जितना परेशान करेंगे राजनीति उतनी तेज रफ्तार पकड़ेगी। और रियलिटी में ये होगा कि लोगों को समझ में आ रहा है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है और इनको पता है कि बुरी तरह हारने जा रहे हैं, तो परेशान करो। सोचिए, मैंने वही कहा भी लोकार्पण के पहले कि ऐसा कैसे होता है कि 13 साल 14 साल के तेजस्वी जी है, उनके ऊपर करोड़ों का बोलते हैं गबन कर लिया, तब तो ये भी आश्चर्यजनक नहीं रहेगा कि उनको 2-3 साल की बेटी और उनके 6-7 महीने के बच्चे के ऊपर आरोप डाल दिया जाए कि ये अरबों खा गया। कोई हमें इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। पर बात तय है कि तेजस्वी जी ने जो लकीर खींची है बहुत लंबी है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई और हर घर सरकारी नौकरी की, जिससे ये परेशान है। कहाँ मोदी जी, अमित शाह जी बिहार आकर के घुसपैठिया के ऊपर में राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते थे, और कहाँ तेजस्वी जी तटस्थ है, कह रहे हम तो हर घर नौकरी देंगे, जो करना है कर लो। सात दिन से आईपीएस की लाश चढ़ रही है, क्या ये किसका वेट कर रहे हैं? न्याय नहीं मिल रहा है। आप खुद बताइए कि वो आईपीएस अधिकारी हैं जिनके साथ ये हो रहा है, वो आईपीएस अधिकारी हैं, पत्नी उनकी आईएएस अधिकारी हैं, उनके ससुर जो थे, जहां तक मैंने सुना है, वो सांसद रह चुके हैं, और उसके अलावा भी जितने बड़े बड़े सांसद हैं, नेता, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तो दिखाता है ना सिस्टमैटिक फेलियर, कि सिस्टम अभी भी किनके हाथों में। लोग तो कह ही रहा है ना, इनका जितना भी राइट विंग का ट्रोलर्स है वो तो बोल रहा है सिस्टम हमारा है। कैसे ये मिलता है कॉन्फिडेंस बोलने का, सिस्टम हमारा है, पर एक आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल पाता, मृत्यु के बाद भी। जीवित छोड़ दीजिए ना, मरणोपरांत भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये देश की व्यवस्था को दिखा रहा है कि आखिर क्यों देश में बदलाव की जरूरत है, वरना जब तक ये आरएसएस से पोषित लोग सत्ता में रहेंगे, ये संविधान के विरोध में ही काम करेंगे। और जब, हाँ, एक सवाल तो आज हम पूरे देश से पूछेंगे कि जब आप कहते हैं कि आईपीएस आईएएस के बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, तो आप देख लीजिए कि जब आईपीएस अधिकारी को मरणोपरांत न्याय नहीं मिलता है, तो उनके बच्चों की बात करना तो आप छोड़िए। बताइए, हाल फिलहाल में ही आरजेडी की 3 मुखर प्रवक्ताओं, जिनमें आप भी थी, को एनडीए के प्रवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया। सीधे तौर पर कहा कि अगर वो शामिल होंगी तो हम तो नहीं होंगे। देखिए, ये कोई नई बात तो थी नहीं। I mean, महिलाएं हैं, खास तौर पर अगल बगल 2 महिलाओं को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। 2-3 महिलाएं महिला पत्रकार यहाँ हैं, कम से कम, जो लोग तालिबानियों को भी वॉशिंग मशीन में धो करके परोस रहे हैं, साफ सुथरा करके, वैसा कुछ यहाँ नहीं है, महिलाएं हैं। और दूसरा कि हाँ, जब हमें बोला गया कि आपको नहीं आना है या आपको हम नहीं सुनना चाहते, आपको हम नहीं बोलने देंगे, तो मीडिया का भी चरित्र दिखाता है ना, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम खुद मनु स्ट्रीम मानते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब उनके कहने के हिसाब से काम करते, तो खुल के हो गया ना। पहले लोग आरोप लगाते थे कि भाजपा के लिए काम करते हैं, अब तो भाजपा के कहने पे काम करते हैं, कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो बंद किया गया हमारा बोलना, तो महिलाओं का बोलना तो हमेशा से पितृसत्तात्मक समाज को खटकता है, और खास तौर पर जब वो वंचित तबके की महिलाओं, तब तो और खटकता है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो हमारे आधी उम्र की ऊपर से औरत है और हमारे ऊपर चढ़ के बोल रही है, हमारे ऊपर उंगली उठा रही है, ये कैसे हो सकता है। तो ये उनको अनपच हो रहा है, और इसीलिए तेजस्वी जी ने महिलाओं को आगे किया, ताकि जिनकी आवाज मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच पा रही, उनके थ्रू उस समाज का भी प्रतिनिधित्व हो, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन आज हरियाणा में फिर एक एएसआई ने गोली मारकर हत्या कर ली और बड़े गंभीर आरोप लगाए। पूरन कुमार पर उसने आरोप लगाए हैं। देखिए, इस घटना के बारे में तो मैंने अभी नहीं देखा है क्या हुआ है अभी। अच्छा, इसीलिए शायद मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं तो यहीं थी। ये सिस्टम का फेलियर बताता है। देखिए, कोई भी घटना हो, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि जी की घटना हो, सीजेआई की घटना हो, या फिर संत यादव, आपको नाम याद ही होगा, मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण की घटना हो, सबके नाम में आप देखिए ना, नाम में संत है, हरिओम जी के नाम में हरिओम है, हमारे जस्टिस गवई जी के नाम पे भी जहां तक मैं जानती हूँ रामकृष्ण है जुड़ा हुआ। तो ये तो भगवान के नाम भी हैं, फिर भी आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उपनाम आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब तो ये देश की सच्चाई है, और इसी सच्चाई को बदलने वाले लोग का नाम लालू प्रसाद यादव है, कांशीराम जी, मायावती जी, जगदेव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, और तमाम ऐसे लोग, फूले फातिमा दंपति, बाबा साहब। तो हमेशा इतिहास बदलने की कोशिश की जाएगी, नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, पर हमको लगता है कि आप जितना उनको नकारात्मक लाइट में दिखाइएगा, वंचित तबका उतना उसको पॉजिटिव, मुझे लगता है वही लोग कहेंगे जिनका खुद का रवैया उस तरह का रहा होगा, मे बी। पर बाबा कहा जा रहा है सबको, इनफैक्ट जो जूता चलाए उसको भी, जहां तक मैं देख रही हूँ, शेर कहा जा रहा है। तो आप इतिहास बदलने की कितनी भी कोशिश करिए, परिवर्तित नहीं होगा। अब तो ये पत्थर की लकीर है कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं है, वो भारत निर्माता है।
वो भारत निर्माता जहां पर सभी के लिए समान अवसर होंगे, इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म इसकी नींव है जिसको कोई भी चाह ले बदल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के दामों में ब्राह्मण के पैर धोकर पिए हुए हैं। मैंने देखा पुरुषोत्तम कुशवाहा, देखिए पुरुषोत्तम कुशवाहा उनका नाम है तो देख लीजिए ना, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, आदिवासी के शर पर मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया था। मुझे वो विजुअल्स आज भी याद है। तो ये सारी परिस्थितियों में तब तक बदलाव नहीं होगा बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक इनको उस तरीके से दंडित नहीं किया जाएगा। पर दंड देंगे कौन जब वो चाहते ही नहीं है दंड देना, वो तो सिर्फ प्राइज देना चाहते हैं, शेर की उपाधि देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन हाँ जब समाज एकजुट होता है ना तो बड़े बड़े सुरमा। तो फाइनली दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगी वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय भीम, जय जय दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चंद्रशेखर आजाद को लेकर नई वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आप सभी को जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है।